आज हम देखेंगे फोर्थ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। वन मोर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द वैक्सीनेशन। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट वैक्सीनेशन। सभी बच्चों को बचपन में वैक्सीनेशन हुआ होता है। वैक्सीनेशन हमें ये पता है कि हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले इसकी किसने खोज करी, और एक्चुअली जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं कि क्या होता है। फर्स्ट टाइम द वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड। वैक्सीनेशन जो था, फर्स्ट वैक्सीन जो बना था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर। उन्होंने जो पहला वैक्सीन बनाया था, इट वाज ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। द वैक्सीनेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक लेटर वेक्का। वेक्का मीन्स होता है काउ। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कैसे बनाया। एट दैट टाइम जो स्मॉल पॉक्स से बहुत फैटल डिजीज़ था, बहुत सारे पैंडमिक हुआ करते थे, जैसे कि अभी हमारा कोरोना का चल रहा है, इसी तरह के स्मॉल पॉक्स भी एक डिजीज़ थी। तो बहुत ज़्यादा पैंडमिक थी। तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि ये डिज़ीज़ एनिमल्स को भी हुआ करती थी, और वो लोग जो मिल्क मेड थे, जो कि जानवरों को पालते थे, काऊ या काऊ के साथ रहते थे, काऊ को काऊ पॉक्स हुआ करता था। तो एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग उनके डोमेस्टिकेशन में लगे हुए होते हैं, काऊ के मिल्क प्रोडक्शन में लगे हुए रहते हैं, उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ज़रूर उनके पास इस वैक्सीन, इस बीमारी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हुए, उनकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट है, जबकि वो लगातार उन जानवरों के साथ रहते थे जिनको कि काऊ पॉक्स हुआ करता था। देन व्हाट ही डिड, उन्होंने ये किया कि स्मॉल पॉक्स का जो वुंड होता है उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकालकर उन्होंने अपने बेटे की आम में डाला, और उन्होंने ये देखा कि उस बच्चे को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इन दिस वे ही गॉट आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन। तो एक्चुअली वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या होती है, कोई दवाई होती है या कोई सॉल्ट्स होते हैं, क्या होता है। तो एक्चुअली जिस भी डिज़ीज़ की वैक्सीन होती है, उसी डिज़ीज़ के थोड़े से जो जो डिज़ीज़ का जर्म्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी स्मॉल क्वांटिटी वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है। तो हमारी बॉडी का एक नेचर है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। जब भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिज़ीज़ को फैलाता है, वो हमारी बॉडी में अटैक करता है, हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करता है। इट इज़ ए इन्वेडर। ये बाहरी सेल है या बाहरी पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि डिज़ीज़ फैला रहा होता है। तो ये जब हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करता है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनके पास भी एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है कि वो इस इन्वेडर से लड़ने के लिए, इस बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए वो कुछ फ़ाइट करते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बचाएंगे, कुछ ना कुछ हथियार यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो सेल्स होती हैं वो इस इन्वेडर या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिज़ीज़ कॉजिंग है, उससे लड़ने के लिए कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं इनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। जब ये जो केमिकल होगा एंटीबॉडी, इस इन्वेडर को मार देगा। जब ये सेल एक बार केमिकल बनाना सीख जाती है, एंटीबॉडी बनाना सीख जाती है, तो फ्यूचर में कभी भी अगर इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारी सेल्स मिलकर, जो कि पहले से एंटीबॉडीज़ बनाना सीख चुकी होती हैं, वो फिर से बहुत सारी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो डिजीज़ कॉजिंग है, उसको मार देती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या डेवलप होती जाती है, इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। तो अब हम इंटेंशनली क्या करते हैं, जिन जिन बीमारी के वैक्सीन अवेलेबल हैं, उसकी उन जर्म्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की छोटी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ उन जो माइक्रोब्स हैं उनको मार देती है, और फिर हमारी बॉडी धीरे धीरे इस तरह के बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाना सीख जाती है। जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसका एनकाउंटर होता है, लड़ाई होती है, उनकी एंटीबॉडीज़ वो बनाना सीख जाती है। अब कभी फ्यूचर में अगर वो फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करे, तो हमारी बॉडी रेडी होती है कि वो उसको मार डालेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनाना उसको आ जाता है। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में तुम सब जानते हो, जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सभी वैक्सीन्स एक अर्ली एज में 1 to 14 ईयर्स तक बच्चों को दिए जाते हैं, और उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बनते जाते हैं।
So this is the one use of microorganism, that is the vaccination. Another use of microorganism is increasing soil fertility. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक और यूज़ है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं बाय मेकिंग द ह्यूमस। हमको पता है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ह्यूमस होता है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. So in this way they increase the fertility of the soil. Some microorganisms are also there, they fix the free nitrogen, they also increase the soil fertility. Another use of the microorganism is the cleaning the environment. It is a very important work job which is done by the microorganism. हमारे आसपास जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, वो सभी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हमारे पास बड़े बड़े गार्बेज हीप इकट्ठे हो जाते, कोई भी चीज़ डिकम्पोज नहीं होती, कोई भी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. सो इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस. नाउ ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए केवल फ्रेंड्स ही हैं, वो हमारे फो भी हैं, दुश्मन भी हैं. तो हाउ दे आर फो, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कैसे हार्मफुल होते हैं. तो फर्स्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 पता है इसके बारे में. ये बीमारी जो है वायरस से होती है, वायरस भी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें क्या कहा जाता है, पैथोजेंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ फैलाते हैं, बीमारी का कारण होते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस. तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जिनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बार हमारी बॉडी तक किसी कैरियर के थ्रू आते हैं. जो कैरियर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्टर्स. जैसे मॉस्किटो एंड द फ्लाइज़, ये बहुत बड़े वेक्टर बहुत सारी चीज़ों को कैरी करते हैं, बहुत सारे जर्म्स को कैरी करते हैं. जैसे मलेरिया एक डिजीज़ है जिसका पैथोजन क्या है, प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. इसका वेक्टर क्या होगा, फीमेल एनाफ्लेज. लाइक दिस डेंगू इज़ अ डिजीज़. इसका पैथोजन किसके कारण होती है, डेंगू वायरस से होती है, और इसका वेक्टर क्या है, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो है. लाइक दिस रेबीज़ काज बाय द रेबीज़ वायरस, और जो कैरी करता है वो कौन है, इसका डॉग. इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं. ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मम्स, मीज़ल्स, ये सब बीमारियां, टाइफाइड, जॉइंटिस, ऑल दे आर काज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमन बींग में बीमारियां होती हैं, उसी तरह से कुछ बीमारियां प्लांट्स और एनिमल्स में भी होती हैं, उनके ऊपर भी माइक्रोबियल अटैक होते हैं. दिस इज़ द वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ फूड पॉइजनिंग. जैसे हमको पता है कि खाना जो होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुकड फूड आइटम्स, वो कुछ अगर लंबे समय तक रख दिए जाएँ तो ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, उनकी स्मेल बदल जाती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस सम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस. और अगर इस तरह का स्पॉइल फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, और इवन समटाइम ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारी ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है. दिस इज़ द फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग फूड ख़राब होने के कारण होती है, और मोस्टली जो इसके ऊपर जो उसको ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, उसमें मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं या बहुत तरह की फंगस होती है जो उसके ऊपर ग्रो कर जाती है. अभी फूड पॉइजनिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है. जो टेम्परेचर होता है वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है. इसलिए हमें पता है कि गर्मी के दिनों में और अगर ह्यूमिडिटी है तो हमारे फूड आइटम जल्दी ख़राब होते हैं. तो एक बहुत अच्छी मेथड है जिसके थ्रू हमें पता है कि अगर हमें फूड को प्रिजर्व करना है तो हम दो चीज़ों से मोस्ट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि हम उसको फ्रिज में रख देते हैं. फ्रिज में रखने से फूड ख़राब नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा बहुत सारी मेथड है जिससे हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं. पहला है केमिकल मेथड. कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं. आप सभी ने देखा होगा जब भी सॉस, जैम, पिकल्स, वहाँ पर बिस्किट्स, जो भी रेडीमेड
रेडी टू ईट फूड आइटम्स होते हैं, वहाँ पर अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल का नाम लिखा होता है, प्रिजर्वेटिव्स लिखे होते हैं। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये केमिकल्स जो होते हैं मोस्टली फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। सेकेंड मेथड है सॉल्ट एंड शुगर। हम सॉल्ट और शुगर ऐड करके भी फूड आइटम को बचा सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से और शुगर ऐड करने से फूड आइटम में जो एक्सेस वाटर है वो बाहर आ जाता है और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और फूड प्रिजर्व हो जाएगा। तो शुगर जेम बनाया जाता है शुगर की ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। सॉल्ट ऐड करके हम बहुत सारी चीज़ों को सुखाते हैं, रखते हैं। थर्ड मेथड है बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर बोथ आर यूज टू मेक द पिकल्स। वैरायटी ऑफ पिकल्स आर मेड। ऑल दे हैव ऑयल एंड विनेगर, बोथ दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वन मोर इम्पॉर्टेंट, हीट एंड कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्म करके भी हम माइक्रोब्स को मार सकते हैं या फिर ठंडे जगह पर रख कर भी हम माइक्रोब्स को मार सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पास्चराइजेशन, जिसको लुई पास्चर ने बताया था और किसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है, मोस्टली प्रिवेंशन ऑफ मिल्क। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड्स के लिए हीट किया जाता है, देन सडन उसको चिल कर देते हैं। जो मिल्क होगा वो फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाता है और उसको कहा जाता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो इस मेथड से हम किसको प्रिजर्व कर सकते हैं, मिल्क को। लास्ट मेथड है स्टोरेज एंड पैकिंग।